अभिवादन स्वीकार कीजिए फैसल रहमानी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कद से भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी जो बुलंदी है, इनका ये आसमान को छू रहा है। गया जैसे छोटे से शहर से निकलकर मुंबई तक का सफर इनका कैसा रहा होगा, ये हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और किस तरह से आज इन्होंने जो मुकाम पाया, पहचान जो दुनिया में आज मिली है इनको, इसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं और कैसा इनका दौर रहा है, पिछला दौर, और आने वाले वक्त में इनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और कैसा किन किन सीरियल में, टीवीज में इन्होंने कितना शानदार काम किया, उसके बारे में आज हम लोग एक खास प्रोग्राम के तहत हम रूबरू हैं लिलीपुट से, जो कि देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन कद इनका बहुत बुलंद है। आपका इस्तकबाल है मगर टुडे न्यूज चैनल पर। आपका कद थोड़ा सा कम है, इस पर बहुत बार सवाल उठ चुके हैं कि ऐसा, लेकिन अपनी इस कद को, इस जो ये है, इसको अपनी एक ताकत बना लिया, अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और यही आपकी पहचान बन गई। कैसे मुमकिन? मैंने अपने कद के लिए एक शेर कहा है जी। अक्सर लोग पूछ बैठते हैं कि आप इतने छोटे क्यों हैं जी। तो उस पर मैंने लिखा कि है मालूम फिर भी बवाल उठ रहा है, मैं छोटा हूँ क्यों ये सवाल उठ रहा है। तो बताता है लिली सुनो इसका रीजन कि उसके यहाँ भी है एक आर के लक्ष्मण। अच्छा। आर के लक्ष्मण जानते हैं, कार्टूनिस्ट। हाँ, तो उनके यहाँ भी है, तो उन्होंने ही बनाया मुझे, इसलिए मैं छोटा हूँ। अदरवाइज जो है वो ऊपर वाला जब कुछ छीनता है, कुछ नहीं देता है, तो उसके बदले में फिर वो कुछ और चीज दे देता है। तो उसने एक्टिंग की सलाहियत दे दी और वो सलाहियत जो है वो अपने आप पता नहीं चलती है, ये दूसरे बताते हैं कि आप में ये सलाहियत है। लेकिन पता खुद भी चलता है, अचानक ही पता चलता है। जैसे शायरों को अचानक पता चलता है, राइटर्स को अचानक पता चलता है, वैसे ही एक्टर को भी अचानक। लेकिन मुझे पता नहीं था, मेरा पता जो है वो मेरे प्रिंसिपल साहब जो थे भगवान बाबू, उनको पता था। वो एक फंक्शन था स्कूल में, उसमें उन्होंने मुझे स्टेज पे भेज दिया कि जाओ कुछ करो। अब अचानक कुछ करो सुन के बॉडी में एक अजीब ही तब्दीली आई, कुछ ठन वैठन हुई और मैं नॉर्मली जैसे चलता हूँ वैसे न चल के डिफरेंट चाल चलता हुआ स्टेज पे गया मैं, और लाफ्टर आया। फिर मैंने जो है वहाँ एक, उस वक्त क्या उम्र होगी हमारी, 6-7 साल होऊंगा मैं, तो एक बच्चा जो है वो माइक पे जो है वो हमारे क्लास में एक उर्दू की किताब में एक ड्रामा था नेकी बदी आवर हशर कश्मीरी का, तो उसके चंद शेर मुझे याद थे। तो वो मैं उछल उछल करके खूब पढ़ता रहा, बोलता रहा जैसे मेरा ही लिखा हुआ है। अच्छा। ये एक्टिंग थी, अंदाज़े बयां यही था कि जैसे मेरा ही है। तो उस पर लोगों को बड़ी हंसी आ रही थी और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। और कॉमेडियन के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसको जब वाहवाही मिलती है तो वो चौड़ा हो जाता है। तो मैं भी चौड़ा हो गया, फिर स्टेज से हटने का नाम न लूं। अब पीछे से प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं आजा आजा हो गया बस, आजा आजा हो गया बस। मैं कहा तो सुनो, मैं अपना लगा पड़ा हूँ। फिर उन्होंने किसी को भेजा पीछे से, वो मुझे उठा के लेके गया, लाफ्टर खूब मिला, उन्होंने हमारे गाल थपाए, वेरी गुड। तब से मैं समझ गया कि वो मैं एक्टर। मतलब यही से शुरुआत हो गई, कहा जाए कि पहली सीढ़ी आपने तय की। तो फिर मुंबई जाने का जो सफर आपका, गया से अचानक से मुंबई गए, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता? देखो भाई, ऐसा है कि एक तो भगवान बाबू ने बताया, दूसरा मैं अपने आप को एक्टर मानने कब लगा। मैंने नसीर भाई का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पढ़ने में बहुत खराब थे, तो मैं भी पढ़ने में बहुत खराब था। तो मैं यकीन कर गया कि जो पढ़ने में खराब होता है वो एक्टर बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने आप को एक्टर मानने लगा। और जो है वो चूंकि पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो था और कुछ आता जाता नहीं था, तो करूं क्या, क्या आता है मुझे। तो और समाज ने जो है इतना जलील और रुसवा किया था कि उसका बदला भी लेना था, इज्जत कमानी थी, अपनी वक़्त बनानी थी। तो जो अल्लाह ने दिया था फन, उसी को सहारा बना करके मुंबई चले गए अपने दोस्त के बुलावे पे। वहाँ जाके फिर उसने साथ दिया हमारा। जैसा कि मालूम है बहुत कम पैसे लेकर के आप गए थे मुंबई, 150 रुपया। अब मैं क्यों कुदरत को मानता हूँ,
मैं इसीलिए मानता हूँ कि सच पूछा जाए तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ कैसे हूँ आपको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ कि एक पैसा मेरे पास नहीं होता था, भूख लगनी ही है, प्यास लगनी ही है, लेकिन वो पूरी कैसे होगी ये दिमाग में आता ही नहीं था। अजीब सा दौर था, मतलब ज़हनी तौर पे मुझे कोई परेशानी ही नहीं थी कि कल क्या होगा, ये सवाल ही नहीं उठता था। मस्त अपना जैसे मजबूर लोग जीते हैं वैसे ही मैं जी रहा था, और कभी कोई खिला देता था, कभी कोई खिला देता था, खाना मिल जाता था मुझे। कभी कभी ऐसा होता था कि 2-3 दिन नहीं खाया है। एक रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने 14 दिन नहीं खाया था। 14 दिन खाना 14 दिन नहीं खाया था। तो ये सब रिकॉर्ड बना करके हमने माइल स्टोन बनाया तो ऐसे ही जिंदगी गुजर गई और अचानक आहिस्ता आहिस्ता सब होता गया। फिर पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? पहला ब्रेक जो था वो फिल्म में। हाँ, फिल्म या मतलब स्क्रीन पर, चाहे वो छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो। नहीं, सबसे पहले तो मुझे उस पे स्क्रीन पे ही मिला। हमने एक प्ले किया था पृथ्वी थिएटर पे, एक था गधा और फलादात खां। तो उस प्ले ने हमको स्टार बना दिया वन नाइट। ऐसा था कि फिर मेरे नाम से टिकट बिकने लगी पृथ्वी पे। अच्छा। हाँ, लोग आते थे काउंटर पे, पूछते थे लिलीपुट है? तो नहीं है। अच्छा ठीक है, आते हैं। लिलीपुट है? हाँ है। 15 टिकट देना। अच्छा, ये दिन देखा मैंने, लेकिन सिर्फ तालियां खाता था और तालियां खा के सो जाता था, खाने को नहीं होता था, पैसे नहीं फिर भी। तो वही प्ले हमारा जो देखा था रामानंद सागर साहब ने, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया रोमांस में। अच्छा, रोमांस। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। उसके बाद फिर हमने वो कुछ फिल्में की याद नहीं आती हैं अभी। सागर में आपका रोल बहुत अच्छा रहा। हाँ, सागर तो बहुत बाद में मिली थी। और पृथ्वी पे जो प्लेज हमारे चलते रहते थे उसमें काफी लोग आया करते थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आया करते थे, गुलजार साहब, सुभाष घई, अनिल शर्मा, बाकी लोग भी आया करते थे। अनिल शर्मा ने भी वही थिएटर में ही देख करके अपनी फिल्म में लिया था, हुकूमत में। अच्छा। और सागर जो मिली थी वो हमको कमल हासन ने दिलवाई थी। जी। कमल हासन ने मेरा मुझे फिल्म सिटी में डबिंग थिएटर में देखा था, तो मैं उछल कूद कर रहा था, बदमाशियां कर रहा था। उसमें मेरे रशेज में कुछ शॉट गए। एक फिल्म थी हाई परोसन, हमने बनाई थी, उसमें रशेज जो थे वो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जा रहा था। उसमें एक सीन मैंने लिखा था, वो स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी थी। तो उसमें एक सीन लिखा था मैंने कि सोसाइटी का जो वॉचमैन है, लिफ्टमैन जो है, वो झाड़ू देने वाली से इश्क फरमा रहा है, तो उसको लिफ्ट में ले जाता है और बीच में लिफ्ट बंद करता है। उसको कहता है कि तू रति अग्निहोत्री, मैं कमल हासन। तो ये सीन था। तो हमारे दोस्त थे केवल शर्मा, वो कमल हासन को ले आए दिखाने के लिए। तो वो देखने के लिए हमारे सीन जो थे वो फॉरवर्ड किए जा रहे थे। उसमें उन्होंने देख लिया और उनको पता नहीं कैसे समझ में आ गया। तो 2-3 महीने के बाद फिर कमल हासन का पृथ्वी पे मैसेज आया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। कमल हासन तो पार्टी थे, इतना बड़े शख्सियत। हाँ, तो वो हॉलीडे इन में ठहरे हुए थे, तो मैं गया मिलने। तो उन्होंने बोला कि सागर बन रही है, उसमें एक रोल है मेंटली रिटार्डेड लड़के का, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, तो आप जाकर रमेश सिप्पी से मिल लीजिए। अब रमेश सिप्पी से मिलने गए हम ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि आपने पहले क्या किया है वो दिखाइए। तो उस वक्त हमने आत्माराम की फिल्म वो भी लिखी थी मैंने, तो उसके रशेस थे कुछ, तो वो लेके गया मैं उनको फिल्म सिटी में। तो वो लोग शूटिंग कर रहे थे उसको, तो गया, रशेस देखे उन्होंने, लेकिन बोले डन। तो फिर वहाँ से गेटअप हो गया। तो मैं उस वक्त रहता था एक ओल्ड डीएन नगर में किराए पे। तो वहाँ मेरे बगल में एक मेंटली रिटार्डेड लड़का था। अच्छा। तो वो जो है ना ऐसे ऐसे करता रहता था। तो जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो रमेश जी ने बोला कि कैसे करेंगे बताइए, तो मैंने उसको कॉपी कर दिया। क्लोजली वॉच किया? हाँ बिल्कुल, सुबह शाम उसको देखता रहता था मैं। तो मैंने जब किया, उन्होंने कहा बस यही चाहिए।
फिर हो गया, फिर शूटिंग वूटिंग की हमने, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे जितने अच्छे सीन थे वो सारे निकल गए। अच्छा, एडिटिंग में सब निकल गए, बिकॉज फिल्म की लेंथ जब बढ़ती है बढ़ते हैं। तो कैरेक्टर पे कैंची चलती है, जी, हीरो हीरोइन पे नहीं चलती कैंची। ये अफसोस वो है सीन आपको। निकल गए। हाँ, अफसोस है बहुत इसका। बहुत अफसोस है। उसका बहुत अच्छा किस्सा है हाँ, कि वो गूंगा था अच्छा, और मेंटली थोड़ा रिटार्डेड भी था। तो जब गूंगा था तो कुछ बोलता नहीं था, सारे एक्सप्रेशन से काम चलाता था वो। तो एक सीन था कि वो कमल हसन 8 दिन से घर आया नहीं है, वही हमारा ख्याल रखता था उस कैरेक्टर का। तो 8 दिन के बाद वो आया तो मैं भूखा हूँ, तो मुझे 2 रुपया देता है, तो भूखा है तो 2 रुपया देता है, मैं जाके भेल पूरी खरीदता हूँ और वो जो चाल थी उसमें ऐसे चलता हुआ जा रहा हूँ। तो शरद सक्सेना जो होते हैं वो छिलका फेंक देते हैं केले का, तो इत्तेफाकन मेरा पैर उस पर पड़ता है और मैं गिर जाता हूँ तो सारा भेल जो है वो धूल में मिल जाता है। अब एक अपाहिज, उस पर से 8 दिन का भूखा और उस पर से ये बदमाशी, तो कितना भी कमजोर हो इंसान रिटेलिएट होता ही है। बिल्कुल। तो वो सीन करने के लिए मैंने रमेश जी से बोला कि मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन के लिए मैं आवाज निकालूंगा, तो मैं आवाज निकालूं? तो बोले कि हाँ निकालिए। तो हमने उसमें आवाज निकाली, वो गुस्सा और ये उस पर चढ़ बैठना और उसका फेंकना, ये सब तो अच्छा हो गया था सीन। अब फिल्म कंप्लीट हो गई तो एक दिन मुझे फोन आया कि लीली साहब आपको रमेश जी बुला रहे हैं। उनका क्यों? कहता आपकी डबिंग है। मैंने कहा आए घूम गया डबिंग होने लगी। तो मैं अच्छा, तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि वो जो आपने निकाला था सीन में ना आवाज, वो कई जगह जो है मुझे वही चाहिए एक्सप्रेशन। हमने कहा दिखाइए। अब वो दिखा रहे हैं मेरे, वो सीन गए, वो सीन गए, वो गए, आए सब गए। उनका करना क्या है, कहाँ डबिंग करना है? कहते जो भी जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें डालने हैं। लाहौल बिला डबिंग किया हमने। तो उन्होंने कहा कि कैंची जो है वो कैरेक्टर पे ही चलती है, तो चला लो भैया क्या करना। शुरुआती दौर में आपने जब ये टीवी शोज किया, एक से बढ़कर एक सीरियल्स आए पहले, फिर फिल्में आई, और तब के जो टीवी शोज होते थे और अब के टीवी शोज में क्या फर्क आपको नजर आता है? जिस वक्त दूरदर्शन के लिए हम लोग काम करते थे तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता था कि कोई निगेटिविटी ना हो सीन में, अच्छे मैसेजेस हों और एंटरटेनमेंट भी हो। तो मेरी पहली स्क्रिप्ट थी इधर उधर, वो 83 में आई थी। उसमें रत्ना पाठक शाह थी, सुप्रिया थी, रवि बासवानी थे, मैं था। तो वो मेरी पहली स्क्रिप्ट थी, उसमें एक्टिंग किया था। तो उससे भी कामयाबी, वो बहुत हिट हुआ था सीरियल। तो हम लोग लिखते जो थे तो उस वक्त समाज का ख्याल रखते थे कि समाज को कोई गलत चीज़ हम ना दिखाएं। आज वो नहीं है। आज लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। हंसाने में थोड़ा फूहड़पन आ गया है कॉमेडी के नाम पर। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। अब जो ह्यूमर है वो किसी की इंसल्ट करने पे ही ह्यूमर पैदा होता है। हमारे ज़माने में किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता था। हमारे ज़माने में ह्यूमर लफ्ज़ों से होता था। आज नहीं है वो, लेकिन अब तो हालांकि शोज का कैनवास जो है बहुत बड़ा हो गया। अब तो पहले इतना बड़ा कैनवास नहीं हुआ करता था। जैसे जैसे कैनवास बड़ा हुआ है वैसे वैसे लापरवाही बढ़ी हुई है, तो उसका असर दिखता है। सेंसर बोर्ड ने भी आंख बंद कर लिया है। नहीं, सेंसर बोर्ड क्या करेगा? हम कोई, ये लोग कोई वल्गैरिटी और ये तो सीरियल में दिखाते नहीं हैं, तो उसमें सेंसर बोर्ड की जरूरत क्या है? अचानक से एक चीज याद है कि आपने लिलीपुट नाम कैसे सोचा? ये थोड़ा यूनिक टाइप का नाम था। कहीं वो जोनाथन स्विफ्ट के जो लिलीपुट नॉवेल थे उसी से इंस्पायर्ड हो गए? तो नहीं है, वही से हुआ क्या था कि मगध यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज कंपटीशन था। तो मैं मिर्जा गालिब से कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे ही भेजा गया था रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 1973 की बात बता रहा हूँ मैं, 1973 नहीं, उससे भी पहले शायद।
मैंने एक आइटम तैयार किया था कि इतने जो डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो एक दिन क्या होगा। डॉक्टर भी जो है वो फेरी के वाले की तरह से स्टेथोस्कोप, सर्जरी का सामान ये सब लेकर के घूमेंगे और आवाज लगाएंगे, दाद, दिनाई, दमा, दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, लिम्फोसर्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। तो वो मैंने आइटम किया था तो फर्स्ट प्राइज मिला था। तो दूसरे दिन हिंदी पेपर में लिख दिया था, मेरा मिसबाह के बदले कुमारी बाह फारूकी। कुमारी बाह फारूकी। हाँ, तो मिस का उसने कुमारी कर दिया। अच्छा। अब मुझे बहुत चोट लगी कि यार इसने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया है। अगर फिल्म लाइन में जाऊंगा तो मैं ये नाम नहीं रखूंगा, मैं भी दिलीप कुमार की तरह नाम बदलूंगा अपना। तो मैंने जब बॉम्बे के लिए रिजर्व करवाई थी टिकट तो मैंने इसी नाम से लिलीपुट से करवाई। और आज रेलवे स्टेशन जाके गया जंक्शन के पुराने खाते निकलवाइए तो 1975 के नवंबर या नवंबर अक्टूबर में एक महीना पहले ही करवाया था। दिसंबर को मैं गया था, नवंबर में 25 नवंबर को मैंने रिजर्व करवाया था। तो उस तारीख का निकलवाइए फाइल तो नाम दिलीपुट मिलेगा। मतलब बड़ा यूनिक तरह का यूनिक नाम एक तरह से मेरे पे सूट कर रहा था तो मैंने रख लिया। स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपने लिखा, स्क्रिप्ट राइटिंग भी की थी? वो पेट की आग बुझाने के लिए। राइटर हूँ नहीं मैं, लेकिन राइटिंग जो है वो मेरा एक्टर मेरी हेल्प करता था राइटिंग में, क्योंकि एक्टर जो है वो जब कोई किरदार करते हैं तो वो इम्प्रोवाइज करते हैं, तो वो भी एक तरीका है राइटिंग का। तो मैं राइटिंग में एक्टिंग करता था कैरेक्टर की और संवाद जो है वो लिखता था, तो लोगों को पसंद आ गया। कौन कौन सीरियल आपने लिखा है? मैंने इधर उधर लिखा सबसे पहले, फिर मैंने इसी बहाने लिखा, उसके बाद फिर मैंने इंद्रधनुष लिखा, फिर मैंने फिल्म चमत्कार लिखी शाहरुख खान वाली, फिर मैंने देख भाई देख लिखा, उसके बाद बंद कर दिया राइटिंग। क्यों, मतलब जब इतना अच्छा आपका ये चल नहीं, तब हम आजाद थे जी, हम जो सोचते थे वो हम लिखते थे। आज वो आज़ादी राइटर को नहीं है, चैनल्स वाले बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो इंटरफेरेंस सहने की अब उम्र नहीं है हमारी। तो इससे अच्छा कि हार्ट अटैक से मरूं, मैंने कहा छोड़ो जाने दो यार, लिखा पढ़ी किया जाए। ये वेब सीरीज जो आई थी मिर्जापुर, उसमें आपने दद्दा त्यागी का रोल जो किया, बड़ा आइकॉनिक रोल बन गया। कैसे वो कहाँ से अचानक से मिल गया आपको? बहुत जमाने के बाद आप पर्दे पर दिखाई दिए दद्दा त्यागी के तौर पर। ये समझो तो जैसे मनोज शर्मा उतरता था ना, वैसे ही मेरे लिए दद्दा त्यागी उतर आए। और फोन आया मुझे कि आप से मिलना चाहते हैं, तो हम चले गए मिलने। तो वहाँ उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर है और कोई ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ मेरा ज़्यादातर ऑडिशन नहीं होता है, मुझे डायरेक्ट ले लिया जाता है। तो कॉस्ट्यूम हो गया, सब हो गया, फिर शूटिंग हो गई। शूटिंग सेट पे गए, सेट पे बोला कि ये सीन है, ऐसा है, ऊपर वाले की हेल्प हुई, जान फूक गया। हमने नहीं फूका, वो बस ऊपर वाले ने किया कर्म। और आगे क्या कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है? आगे प्रोजेक्ट अभी 2-3 फिल्मों की, एक फिल्म तो साइन की है हमने, 2 फिल्म की बात है, और एक तो वेब सीरीज की भी। तो यहाँ बातें चलती हैं, हम उस पर उतना यकीन करते नहीं है जब तक हो न जाए। हाँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। कॉमेडी आपने कॉमेडी की है, और कॉमेडी का जो अब एक जो नया तरीका, नया रूप आ गया, जैसा कि आपने कहा कि किसी पर कमेंट करना, ये कर, वो कॉमेडी का एक नया रूप है। तो क्या इतना मुश्किल हो गया आपको सरवाइव करना कॉमेडी लाइन में आज के हालात में? हमारा ह्यूमर तो लोग आज भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ये नया रूप जो है वो दद्दा त्यागी वाला, वो ज्यादा लोगों ने पसंद किया। पहले जितने फैंस थे वो एज ए कॉमेडियन जो है वो रिस्पॉन्ड किया करते थे, अब एज एन एक्टर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं यार ये आदमी तो एक्टर है यार, इसको तो प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो ऑडियंस बढ़ गई, हमारे व्यूअर्स बढ़ गए, हमारे OTT आने से फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ।
ओटीटी से बहुत लोगों को फायदा हुआ है, राइटर को फायदा हुआ है, डायरेक्टर को फायदा हुआ है। इसमें बंदिशें भी नहीं है। बंदिशें नहीं है। ओटीटी ऐसा पता आपको गाने का भी शौक रहा है? तौबा तौबा, गाता था जब जवानी में, बचपन से लेकर जवानी तक खूब गाया है मैंने। और अब जो है गाऊंगा तो लोग कहेंगे कि क्यों गाता है, कम वक्त, बंद करो इसको। नहीं, आपको कम एक जब बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े नॉन सिंगर एक्टर जो हैं वो भी गाने गा रहे हैं, तो एक आध तो अब हम भी नॉन सिंगर में आ गए ना। हम अब सिंगर में रहे नहीं, सिंगर में थे, हम वाकई थे, हमारी आवाज भी बहुत अच्छी थी और काफी ऊंची तक जाते थे, सुर हमारा काफी ऊंची तक ऊंचाई तक जाता था। रफी साहब के गाने ज्यादा गाया करता था मैं, लेकिन कोई बदकिस्मती रही कि रफी साहब से कभी मिला नहीं बॉम्बे में रहते हुए। लेकिन गाना मत गवाओ, क्योंकि हमको खुद ही गुस्सा आने लगता है अपने आप पे। अब मैं ऑडियंस तो बन के अपने आप को अंडा नहीं मार सकता हूँ ना, इसलिए मत गाओ। ठीक है, तो मतलब आप जो फेवरेट सिंगर आपके रहे होंगे वो अपने जमाने जो? रफी साहब, रफी साहब, मुकेश साहब, मन्ना डे। अजी ये कि अपने रफी साहब का नाम लिया तो एक याद आया कि ये 2024 जो है रफी साहब के जो यौम पैदाइश है उसका ये 100वां साल है। ऐसे में रफी साहब को सिर्फ पद्मश्री अवार्ड सरकार की तरफ से मिला है, क्या उनको भारत रत्न जैसा अवार्ड नहीं मिलना चाहिए? लोग कोशिश कर रहे हैं, इस बात की क्यों नहीं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जैसी आवाज तो अभी तक आई नहीं है और उन्होंने हिंदुस्तान का बहुत नाम किया है। रफी साहब के वजह से अरे हिंदुस्तान तो देश का नाम तो हुआ ही है, उनकी वजह से भी तो मिलना चाहिए। नहीं लगेगा आप मांग करते हैं कि उनको मिलना चाहिए? मांग नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि मिलना चाहिए। मानते हैं। मांग करने वाले हम कौन है? किस खेत की मूली है? बड़े बड़े लोग मांगते रह गए, अभी तक मांग रहे हैं, हुआ नहीं कुछ। तो ये थी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हम सबके अजीज और मतलब चाहने वाले, जो स्क्रीन पर देखने वाले लोग इनको चाहते हैं देखना कि लिलीपुट आए और हम लोगों को के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, या दद्दा त्यागी जैसा कोई एक कैरेक्टर लेकर के आए और लोगों के दिलों पर छा जाए। ऐसे हैं हमारे लिलीपुट जो इस वक्त अभी फिलहाल गया में मौजूद हैं, और चूंकि इनका ये आबाई वतन रहा है, गया से की सरजमीन से इन्होंने एक्टिंग शुरू की और यहीं से इन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में मुंबई का रुख किया था। और अब एक बार फिर से जब गया में आ गए हैं तो मगर टुडे न्यूज पर आपके साथ हम लोग रूबरू हुए हैं, और आप देखिए इस शो को और बताइए, जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ये बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगा और हमारे लिलीपुट साहब जो हैं ये इनको कैसा रोल आगे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मगर टुडे से बात करने के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दर्शकों का। नमस्कार। गर्मियों में वाटर पार्क का उठाइए आनंद। सेट्स छमाछम वाटर पार्क में दोस्तों और परिवार के साथ आइए और लीजिए भरपूर मजा। नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। पूर्वी भारत के सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे आधुनिक सेट्स छमाछम वाटर पार्क में है ऐसे आकर्षण कि आपने पहले नहीं देखा होगा। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरी तरह से लागू करने वाला वाटर पार्क, वेव पूल, क्रेजी रिवर, भारत का इकलौता वोल्केनिक वाटरफॉल, हावड़ा ब्रिज, रेन डांस, किड्स प्ले एरिया, टावर राइड्स, मल्टी प्ले एरिया, फनल ट्यूब राइड्स, फ्री फॉल टाइप बॉडी स्लाइड, लश ग्रीन गार्डन, कॉमन और वीआईपी चेंजिंग रूम्स, सैनिटरी फैसिलिटीज के अलावा और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट करें सेट्स वाटर पार्क, नीमा गांव, गोथू, बोध गया, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7479469977।